ओके, आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, ग्रामर की जो बुनियादी कुछ टर्म्स हैं, ग्रामर क्या है, उस पे डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या चीज आती है? जब हम कहते हैं ग्रामर और हमसे कोई पूछे व्हाट इज ग्रामर, तो उसका जवाब हमारे जहनों में क्या आता है? मैं आपसे फिलहाल जवाब नहीं पूछ रहा हूं, मैं सब कुछ आपको बताते जा रहा हूं। ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर जो ग्रामर है एक मजमुआ है, सेट है, कॉम्बिनेशन है रूल्स और रेगुलेशंस का, कुछ कवायद और कुछ जवाबित का एक ऐसा मजमुआ है जो हमें एक चीज सिखाता है। क्या चीज सिखाता है? टीचर्स हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। ये उन रूल्स और रेगुलेशंस का ऐसा मजमुआ है जो हमें कोई भी जुबान, कोई भी लैंग्वेज सही तरीके से, किस तरीके से लिखनी है और अगर बोलनी है, स्पीक करनी है, तो ये बताता है। तो ये कवायद, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस टीच अस हाउ टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज करेक्टली। मेरा ख्याल है आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि भाई अंग्रेज लोग या जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं वो तो ग्रामर का इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। ग्रामर का इस्तेमाल होता है। जब भी हम कोई नई जुबान सीखते हैं तो उसके कम से कम दो तरीके हैं कि उसको कैसे सीखा जाए। या तो आप उस इलाके में चले जाएं, उन लोगों के साथ जिंदगी गुजारें जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हैं। अगर आप पश्तो सीखना चाह रहे हैं तो ऐसे माहौल में वक्त गुजारें, बल्कि कोई थोड़ा नहीं, काफी लंबा वक्त गुजारना पड़ता है। या अगर आप जैपनीज सीख रहे हैं तो ऐसे माहौल में वक्त गुजारें जहां आपको वो सुन के आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लें। जिस तरह अमूमन क्या होता है, जब छोटे बच्चे, कोई भी छोटा बच्चा किसी घर में पैदा होता है, डे वन से वो एक लैंग्वेज उसके कानों पे पड़ती है। वो सुन 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 के वो उसके तमाम रूल्स रेगुलेशंस सीख जाता है। तो इवन जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, ऑस्ट्रेलियंस, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो ग्रामर बोलते हैं या लिखते हैं, ग्रामर उसमें मौजूद होती है, क्योंकि ग्रामर का बेसिक और बुनियादी मतलब ही यही होता है कि बेसिक नीड टू लर्न अ लैंग्वेज। हम चूंकि हम सुन के नहीं सीख रहे होते हैं, माहौल में नहीं होते हैं, तो हमें कुछ चीजें, कुछ रूल्स को सीखना पड़ता है और ये बुनियादी जरूरत है कोई भी जुबान सीखने के लिए। इंग्लिश चूंकि हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 1 से लेकर बीए बीएससी लेवल तक, तो हमें चूंकि वो माहौल मुयस्सर नहीं होता, हम इन रूल्स को सीखते हैं, क्लास में, स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, फिर जाके हम इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज या महारत हासिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी जुबान हम सीखने के लिए बैठते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली चीज उस जुबान की आती है अल्फाबेट, जिसे उर्दू में हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अल्फाबेट, तो आपका जवाब क्या होगा? अल्फाबेट is an arbitrary set of signs or symbols। इसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी, मतलब खुद मुख्ताराना, एक बनाई हुई पहले से चीज है जो हमने कबूल करनी है, उसको फॉलो करना है, उसको समझना है। और ये ऐसा सेट है, ये भी एक मजमुआ है जो बना बनाया हम तक पहुंचा है, हमसे बड़ों ने या जो लैंग्वेज बोलते हैं उन्होंने बना के छोड़ दिया हुआ है। ये एक ऐसा मजमुआ है जिसमें मुख्तलिफ साइंस और सिंबल्स हैं, निशानियां हैं, अलामात हैं। और ये ये सही क्यों अलामात, बेटा आवाज आपने बोलना नहीं है। ये अलामात क्या करती हैं बुनियादी तौर पर? एक मिनट। अच्छा जी, वापस आते हैं। अच्छा, ये वो अलामात है। हर अलामत, ईच सिंबल represents a specific sound। जब भी हम कोई जुबान सीखते हैं उसकी हुरूफ तहज्जी हमें सीखने को मिलती है, और उसमें जो अलामात होती हैं, हर अलामत किसी आवाज को,
किसी मखसूस आवाज की नुमाइंदा होती है कि जब वो अलामत लिखी जाए, क्योंकि ये जो अल्फाबेट होती है जुबान को लिखने के काम आती है। बोलते हुए हम ये हमें अलामात नजर नहीं आती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आर्बिट्ररी सेट है। आर्बिट्ररी सेट क्यों है? क्योंकि देखें, अगर इंग्लिश जुबान की हम मिसाल लें तो उसमें ड की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक साइन बनी हुई जिसको हम डी के नाम से जानते हैं, लेकिन वही साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उर्दू में हमारे पास एक और अलामत है जिसे हम डाल की आवाज से जानते हैं। डाल की शक्ल उसकी अलग है, तो शक्ल अलग अलग है, जुबानें भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस अलामत का उस आवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। जी की मिसाल आपके सामने मैंने दी एग्जाम्पल के तौर पर, जी एक अलामत है और ये या गाफ की साउंड को प्रोड्यूस करती है या जीम की साउंड को प्रोड्यूस करती है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। उर्दू की तरफ जाएं तो हमारे पास जीम की एक और अलामत है जहां हम जीम की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गाफ के लिए हमारे पास अलग है। ये आपको कुछ अलामत नजर आ रही होंगी, पहली तीन डी जी एन ये इंग्लिश की हैं, फिर जीम सीन काफ ये उर्दू की हैं, और ये तीन अलामत अगर आपको नजर आ रही हो तो ये जापानीज जुबान की हैं। आपको चूंकि इंग्लिश और उर्दू जुबान से तो फेमिलियरिटी है, आप पहचानते हैं, लेकिन ये साइंस चूंकि आपकी पढ़ी हुई नहीं होंगी तो आप इनकी आवाजों का आपको पता नहीं होगा कि ये यहाँ क्या आवाज प्रोड्यूस की जाए। ये बेसिकली मैं बता देता हूं, जो इसमें पहली साइन है ये है का की आवाज। वहां कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वॉवल साउंड भी इकट्ठी होती है। ये का की है पहली वाली, जो काफ उर्दू वाले काफ के साथ लिखी हुई है। दूसरी फू की है, ये फू साउंड है। और तीसरी जो ये छोटी सी हॉकी की तरह उल्टी सी है, इसे सू साउंड कहते हैं। जो वर्ड हम सुनामी यूज करते हैं ये जापानीज जुबान से आया है, ये इस हर्फ से ही स्टार्ट होता है जापानीज जुबान में। बहरहाल मेरा मकसद यहाँ समझाने का था हरूफ तहजी। तो हरूफ तहजी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अलामात का एक मजमुआ होता है। ये अलामात जब हम कोई जुबान लिखते हैं तो एक मखसूस आवाज बनाने के काम आती हैं, तो ये लिखने के लिए हमें अल्फाबेट सीखना लाजमी होती है। हाँ, अगर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, जब छोटा बच्चा घर में सीख रहा होता है 2 3 4 साल तक, वो प्रॉपर सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसे लिखना पढ़ना नहीं आता क्योंकि उसने हरूफ तहजी नहीं सुनी होती। हाँ, जुबान लैंग्वेज का इनपुट, लैंग्वेज जो भी उसके घर में बोली जाती है, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पश्तो हो या सिंधी हो, तो वो सुन सुन के सीख चुका होता है, वो सही आवाजें तो प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उसको लिखना और पढ़ना वो जुबान नहीं आती। बोलने में वो बड़ा फ्लुएंट होता है। तो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल या मदरसा या जो भी हो, वहां जाके ये चीजें सीखनी पड़ती है, वहां उसको फिर अल्फाबेट सीखनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा कर्सर? अच्छा, हुरूफ तहजी से थोड़ा आगे बढ़े, अल्फाबेट से आगे बढ़े, तो हमारे सामने एक लफ्ज, एक और चीज, एक और टर्म आती है, वर्ड, लफ्ज जिसे हम उर्दू में कहते हैं। उसको अल्फाबेट को हुरूफ तहजी कहते थे बल्कि वर्ड से पहले हमारे पास ये लेटर्स होने चाहिए थे। इन साइंस को, ये जो खास तौर पे डी है, जी है या एन है, इनको लेटर्स कहा जाता है। लेटर जिसे उर्दू में हम हर्फ कहते हैं। लेटर की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि लेटर एक ऐसी अलामत, एक ऐसी साइन होती है जो किसी मखसूस आवाज को जाहिर करती है। इन पूरे लेटर्स के मजमूए को जो किसी भी जुबान को लिखने के काम आता है उसको अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली, इनको हम लेटर्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्ड, इन लेटर्स का मजमुआ, ये हुरूफ जिस तरह मैंने जी, डी या एन लिख के बताया था, इनका ग्रुप अगर बने इन हुरूफ का, और साथ साथ उसकी कोई मीनिंग, उसका कोई सेंस बनता हो, इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड इट गिव्स सम सेंस, फिर उसको हम वर्ड कहते हैं। ये लफ्ज की, वर्ड की बुनियादी डेफिनेशन है। अगर कोई ऐसे लेटर्स हैं जो मिला के लिखे तो गए हैं, लेकिन उनकी मीनिंग या उनका सेंस या उनका कोई मकसद सामने नहीं आता, तो उसको हम वर्ड नहीं कहते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं दे देता हूं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मैच। मैच में देखें, एम है, ए है, टी है, सी और एच है। 5 हरूफ मिलके एक ग्रुप है, इसकी एक मीनिंग निकलती है।
अमूमन मैच हम दिया सलाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैच की एक और मीनिंग भी है जिसको हम क्रिकेट वगैरह फुटबॉल का जब दो टीमें आपस में खेलती हैं उनका मैच होता है, और भी इसकी काफी सारी कुछ अल्फाज की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। बहरहाल तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ लेटर्स है कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसको वर्ड कहेंगे। आगे एक और मिसाल है FEW, 3 लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। फ्यू इसकी मीनिंग है, आप सबको यकीनन पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक और वर्ड हमारे पास मौजूद है LARGE, लार्ज। ठीक है, अगर तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में कोई सेंस बन रहा होगा तो हम उसे वर्ड कहेंगे, नहीं तो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड से आगे बढ़ते हैं तो ग्रामर की एक और टर्म, एक और इस्तेलाह हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। हमसे कोई पूछे भाई सेंटेंस क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब ये होगा कि सेंटेंस अब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना इसको सेंटेंस नहीं बनाता, इसके साथ इसके अंदर दो चीजें और शामिल होती हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को, एक पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की आगे इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे मैं मजीद बताऊंगा, फिलहाल मैं सिर्फ सेंटेंस के हवाले से बताने लगा हूं। अच्छा, और फिर तीसरी चीज भी सेंटेंस के लिए, तीसरी शर्त भी सेंटेंस के लिए लाजमी होती है कि वो भी एक मुकम्मल मीनिंग फराहम कर रहा हो, कंप्लीट सेंस दे रहा हो। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कॉम्बिनेशन हो उन अल्फाज में, और फिर ये सारे अल्फाज मिलके मुकम्मल सेंस पहुंचा रहे हो, फिर उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। वी आर एक्साइटेड, यहां आप देखेंगे लेटर्स जो बने थे वर्ड्स, अब वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं। वी आर एक्साइटेड, हम खुश हैं। जो भी मीनिंग है बाहर आकर हम उस पर नहीं जाते। हाँ, हर जुमला इतना छोटा नहीं होता, हर सेंटेंस इतना छोटा नहीं होता। कुछ लॉन्गर सेंटेंसेस भी हमें मिलते हैं जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। एक थोड़ा सा बड़ी एग्जांपल मैंने सामने रखी है, सम ऑफ द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज मच एज अदर्स। अब ये भी सेंटेंस की कैटेगरी में है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। आगे मैं फर्दर स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कौन सा हिस्सा इसका सब्जेक्ट है, कौन सा हिस्सा इसका प्रेडिकेट है। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। कोई एक बच्चा अनम्यूट करके मुझे बता दे कि समझ आ रही हैं चीजें कि नहीं। सर आ रही हैं। वेरी गुड, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वही जुमले के हिस्से, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जब हम किसी सेंटेंस को, जिस तरह हमने पहले उसकी डेफिनेशन बताई कि जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और फिर इसमें ये सेंस भी देता है। तो जब हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है जिससे हम जानना चाहते हैं कि क्या वो सेंटेंस है, तो हम उसके पार्ट्स को एनालाइज करते हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इसमें ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है। तो उनकी पहचान कैसे हो, सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की पहचान कैसे हो, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। एक मिनट, हाँ जी। अच्छा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बुनियादी तौर पर हम कैसे पहचानते हैं? ये जुमले का एक हिस्सा होता है। दिस हैपेंस टू बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ये पार्ट क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट? फंक्शन या काम किसी भी सब्जेक्ट वाले हिस्से का क्या होता है? इट नॉमिनेट्स अ पर्सन और अ थिंग। ये जुमले के अमूमन इब्तदा में होता है, शुरू में होता है, और ये किसी शख्स या किसी चीज का तज़किरा करता है, उसका नाम बता रहा होता है। जरूरी नहीं हमेशा वो नाम नाउन की सूरत में हो, प्रोनाउन की सूरत में होता है, किसी शख्स की तरफ इशारा जरूर कर रहा होता है या किसी चीज की तरफ। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट भी जुमले का एक हिस्सा होता है बुनियादी तौर पर। और प्रेडिकेट का फंक्शन क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू बी द फंक्शन ऑफ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट।
जो जुमले का हिस्सा हम पहले डिस्कस करके आए हैं जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई चीज बता रहा होता है। ये मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, वो हम इस लेक्चर में बहरहाल नहीं है, अगले किसी लेक्चर में होगा कि ये हमें 3 या 4 तरह की मालूमात फराहम करता है सब्जेक्ट के हवाले से। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, और सब्जेक्ट क्या है। ये 4 डिफरेंट एक्शन कह लें कि इंफॉर्मेशन होती हैं। इन पे हम किसी और लेक्चर में तफसीली बात करेंगे जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे पूरा लेक्चर जब होगा। उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा होगा। यहाँ वही जो पहले हमने सेंटेंसेस का तज़किरा किया था, सेंटेंस में उन्हीं के अब पार्ट्स की बात की जा रही है। ये जुमला हमने पहले पढ़ा, वी आर एक्साइटेड। इसमें ये जो वर्ड वी है जिसको अंडरलाइन भी मैंने किया है, ये चूंकि कुछ लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, एक पर सब्जेक्ट में सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, और बाकी हिस्सा आर एक्साइटेड इन वी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वी इसमें सब्जेक्ट है और जो बाकी हिस्सा है आर एक्साइटेड, ये आपका प्रेडिकेट है। और जो लॉन्गर सेंटेंस हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसमें था सम ऑफ द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज मच एज अदर्स। इसमें जो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है सम ऑफ द बर्ड्स, ये चूंकि किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें बर्ड्स की तरफ, उनको नॉमिनेट कर रहा है, और डू नॉट से लेकर एंड तक कुछ इंफॉर्मेशन है उनके एक्शन के बारे में, तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा है। अमूमन प्रेडिकेट की पहचान हम कहां से करते हैं? चूंकि प्रेडिकेट कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो अमूमन जहां से सेंटेंस में वर्ब आ जाता है वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया? इसकी फर्दर पहचान या फर्दर डिस्कशन या फर्दर एक्सरसाइज हम करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। अभी थोड़ा सा हम सिर्फ कर रहे हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छा जी, अब हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया जिसकी पहली डेफिनेशन थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और टर्म सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है जिसको हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। उर्दू में से फिक्रा भी कहते हैं गालिबन। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज अ फ्रेज, तो उसकी डेफिनेशन में बुनियादी और पहली चीज शामिल होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? वो भी सेंटेंस की ही तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस से किस तरह मुख्तलिफ होता है कि ये एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। फ्रेज नॉर्मली इन सेंटेंसेस दिस फंक्शंस एज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कभी हमें सब्जेक्ट के पार्ट में मिलेगा, कभी हमें प्रेडिकेट के पार्ट में मिलता है। तो ये अकेले तौर पर चूंकि सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस से अलग है। और एक और चीज, जब हम इस फ्रेज को अकेले तौर पर लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट सेंस देगा, मुकम्मल मीनिंग फराहम नहीं करेगा। इसकी मिसालें मैं आगे आपके सामने पेश करूंगा, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर मैं एक जुमला लिखूं, देयर आर अ फ्यू बर्ड्स ऑन द वॉल। अब देयर से लेकर वॉल तक ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन द वॉल मिलके कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है बर्ड्स के बारे में, उनकी प्लेसमेंट के बारे में। ये अगर सिर्फ अकेला लिखा जाए कहीं ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल से इतनी इंफॉर्मेशन या इतनी सेंस या इतना कह लें कि इतनी मीनिंग तो आ रही है कि कोई चीज है जो ऑन द वॉल है, लेकिन मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या होता है? हमारा कंप्लीट सेंस का मकसद ये होता है कि किसी चीज, किसी शख्स का तस्करा हो और उसके किसी अमल या उसकी कुछ स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चले, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से मिलती है। तो यहाँ ऑन द वॉल्स वाले ग्रुप को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली डिस्ट्रीब्यूशन या वो कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते, सिर्फ ऑन द वॉल वाले को। तो इसलिए इस पूरे सेंटेंस में ऑन द वॉल एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। एक और सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा है, एन ओल्ड मैन इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में आपने देखा 3 अल्फाज जो शुरू में जो सब्जेक्ट का काम भी कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट में अब सिंगल वर्ड नहीं है, 1 2 3, एन ओल्ड मैन, 3 अल्फाज शामिल हैं। तो ये 3 अल्फाज मिलके
इस जुमले का सब्जेक्ट भी बना रहे हैं, और सब्जेक्ट में चूंकि सिंगल वर्ड नहीं है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ हम अकेला लिखें एन ओल्ड मैन, इतनी मीनिंग तो हमें पता चलेगी कोई बूढ़ा शख्स है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है कि वो बूढ़ा शख्स क्या कर रहा है या उस बूढ़े शख्स के साथ क्या हो रहा है, जब तक वो इस तरह पूरे सेंटेंस का हिस्सा नहीं बनता। एन ओल्ड मैन इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक और जुमला आपके सामने है, सीइंग द लायन दे हिड देमसेल्व्स। अब इसमें अगेन सीइंग द लायन पार्ट है इस बड़े जुमले का, जो एक कहने की सिचुएशन भी बता रहा है, और फिर बाकी जुमला। अगर सिर्फ हम अकेला alone, if we write this part, seeing the lion, it is not going to make any sense until unless this part, seeing the lion, doesn't becomes the part of a longer sentence. अकेले तौर पर seeing the lion कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं दे रहा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ग्रामर में हमें एक और इस्तेलाह का सामना करना पड़ता है, जिसे हम जानते हैं क्लॉज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? क्लॉज। क्लॉज को मैं थोड़ा सा तेजी से समझाऊंगा, क्योंकि 8th वालों के लिए क्लॉज अभी इतना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। क्लॉज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके ये भी बेसिकली पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसके अंदर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मिलते हैं, लाइक सेंटेंस। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा होता है। इसकी एक मिसाल में दूंगा आपके सामने। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा आपसे सीनियर लेवल का है। जब हम बाद में इस पे अलग से लेक्चर करेंगे, तो अगर आप भी चाहेंगे तो वो भी अटेंड कर लेंगे, या सीनियर स्टूडेंट्स भी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसमें गॉड से लेकर themselves तक, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट दिस पार्ट who help themselves is a clause in it. इसको मैं फर्दर एनालाइज इस वक्त नहीं करूंगा। वैसे इसमें सब्जेक्ट का पार्ट है, who help themselves अलग, प्रेडिकेट है वैसे अलग है। क्योंकि हमारे पास टाइम की आज शॉर्टेज है, अभी से ही मुझे मैसेज आ गया है, क्योंकि 40 मिनट की क्लास जूम हमें अलाउ करता है। हम आगे जाते हैं, बल्कि हाँ, ये आपके काम की चीज है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की जो इकसाम है, उनकी थीम के हिसाब से उनको डिस्कस करेंगे। पहली काइंड असर्टिव कहलाती है, जिसे हम डेक्लरेटिव या सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये सिंपल एक स्टेटमेंट फराहम कर रही होती है। इसकी मिसाल है, ही लिव्स इन लंदन। इस सेंटेंस में कोई सवाल नहीं है, इस सेंटेंस में कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं है, तो ये असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। We do not sing songs here. हम यहाँ गाने, मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। यहाँ इवन इसमें नेगेटिव पार्ट भी मौजूद है। हम छोटी लेवल पे नेगेटिव पार्ट अलग भी सिखाते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता इसी असर्टिव काइंड का है। नहीं तो छोटी लेवल पे इसको हम नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। फिर एक आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ऐसा सेंटेंस होता है जो सवाल पूछता है, इट आस्क्स अ क्वेश्चन। इसके अंदर सवाल मौजूद होता है, लाइक पहला जुमला है, आर दे प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होती है। व्हाट डिड यू डू? ये भी दोनों सेंटेंसेस ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। तीसरी एग्जाम्पल इसकी होती है, तीसरी काइंड होती है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है? इट कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एडवाइजेस। इसमें या तो किसी तरह के अहकामात दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट्स की जाती हैं, दरखास्त की जाती है, या किसी को कोई काम करने या ना करने का मशवरा दिया जाता है। लाइक ओपन द विंडो प्लीज। कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज करके, और उसे इसकी फिर बाद में मैं, क्योंकि टाइम कम है। टेक योर सीट, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है, टेक योर सीट। डू नॉट टच द वॉल, डोंट टच द वॉल। ये किसी से कोई काम ना करने का कहा जा रहा है, तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है, या मशवरा भी हो सकता है।
फिर आगे बढ़ेंगे, एक और मिसाल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस, इसका फंक्शन क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जब हम खुशी की कैफियत में होते हैं, दुख की कैफियत में होते हैं, और हम कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जिसमें हमारी उस कैफियत का इजहार हो रहा होता है, तो इस तरह के जुमले होते हैं। इनकी अमूमन आगाज में हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आप उसमें इंटरजेक्शन भी पढ़ेंगे। इसमें है अलास। अलास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच लफ्ज है, इंटरजेक्शन है, जो गम को, दुख को शो करता है। शी डाइड लास्ट नाइट, किसी के मर जाने पर अमूमन हमें अफसोस होता है। या व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। इस सेंटेंस के बिगिनिंग में व्हाट जरूर है, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये किसी खेल में किसी के खेलने के अंदाज की तारीफ करने का तरीका है। तो इसके एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अमूमन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के या तो इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है या एंड में। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कोई किसी ख्वाहिश का इजहार होते हैं या किसी को दुआ देने के काम आते हैं। लाइक मे गॉड ब्लेस यू, आई विश आई वर अ मिलियनेयर। इस सेंटेंस का मतलब है काश मैं करोड़पति होता, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, ये तो थे हर सेंटेंस के थीम के हिसाब से इसकी काइंड्स। फिर हम जुमलों को, सेंटेंसेस को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ काइंड्स में तकसीम करते हैं। ये अमूमन बड़ी क्लासेस में आता है, छोटी क्लास आप 8वीं वालों के काम नहीं आता। जो बड़े स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे होंगे उनके ये काम की चीज होगी, बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स। इनको हम बांटते हैं पहले सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब उसके अंदर वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होता है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और उसके किसी एक अमल या किसी एक इंफॉर्मेशन की बात होगी। इसकी एग्जांपल है ही हैज एन एक्सपेंसिव वॉच। इस जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट है ही, बाकी सिंगल ही प्रेडिकेट है जो एक ही बात बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा सेंटेंस एग्जांपल का, some boys cannot concentrate on studies। इसमें some boys सब्जेक्ट है, हालांकि यहां प्लूरल है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में एक ही इंफॉर्मेशन है, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। दूसरा इसमें जो काइंड होती है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसके अंदर तो दो क्लॉजेस होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। कम से कम, ये मिनिमम जो लिखा हुआ है शॉर्ट, इसमें कम से कम रिक्वायरमेंट होती है कि दो क्लॉजेस होंगे और ये कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनके लिए लाजमी है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हों। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी मैं दो चार बता देता हूं। एंड होता है, बट होता है, येट होता है, सो होता है, और होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जब यहां देखें, दे आर काइंड एंड दे लव फ्लावर्स। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक क्लॉज है दे आर काइंड, और दूसरा क्लॉज है दे लव फ्लावर्स। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया है एंड के साथ, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अच्छा जी, हमारे पास 3 मिनट बचते हैं, ऊपर मुझे शो कर रहा है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम इस पे कल ही करें। क्या ख्याल है? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? यस सर। अच्छा, अभी मैं 1 मिनट स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग करता हूं, आपसे थोड़ा सा व्यूज लूंगा। अच्छा जी, ये मैंने स्क्रीन खत्म कर दिया। आज मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स साथ शामिल हैं। चले, आप वन बाय वन करके मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी सर। वेरी गुड। नौफिल? सर गुड। अब्दुल्ला इमरान? सर सही थी।
अब्दुल मोईज, अब्दुल मुईज की आवाज नहीं आ रही है। अब्दुल मुईज आप अपना थम्स अप, हाँ अब आ गई आवाज। वेरी गुड वेरी गुड। और ये इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये कौन भाई है? उस्मान है। हाँ उस्मान। उस्मान बोलो भाई, कैसी लगी आज की क्लास? अनम्यूट करो पहले अपना, आपकी तरफ से जहां माइक का निशान होगा उसको अनम्यूट करेंगे और फिर मुझे सर अच्छी बताएंगे। लगी है। ओहे इतनी ऊंची तो ना बोलो। अच्छा जी, असल में इस जो हम जूम पे कर रहे होते हैं ना क्लास, इसमें हमारे पास टाइम लिमिट होती है। लेक्चर लंबा हो जाए तो ये मसला हो जाता है। और अभी बिल्कुल 1 मिनट रहता है। अगली कल 9 बजे होगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसी को कंटिन्यू सर करेंगे जहां बोले बोले नोटबुक बनाएंगे हम। अभी फिलहाल नोटबुक की बात जहन में नहीं है। हम देखते हैं कोई, या तो हम अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं या हमारी 30 मिनट 40 मिनट के बाद हमें बंद करना पड़ जाती है। ठीक है सर तो फिर और टीचर्स लेंगे इस पे जूम पे क्लासेस? कोशिश है, प्रिंसिपल साहब इस पे कोशिश कर रहे हैं कि जूम पे या यूट्यूब पे बना के वो अपलोड कर दें, बच्चे जिस टाइम भी देख सकें। तो अभी इस पे काम चल रहा है। विद इन अ फ्यू डेज या अ वीक आप लोगों तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि क्लासेस हों? यस सर। यस सर।